पी कैडेट एएसआई क्या होता है जी? पी कैडेट एएसआई कहाँ से आते हैं, कौन लोग भर्ती होते हैं, पी कैडेट है क्या, पी कैडेट में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनके इख्तियारात क्या होते हैं, ये एएसआई के बराबर ही होते हैं, क्या ये एएसआई जैसा ही काम करते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तालीम एजुकेशन क्या होती है, क्या ये महकमे से आते हैं या किसी और महकमे से आते हैं। इस तरह के बहुत से आप सवाल करते हो, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपको मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड वीडियोस बना के पेश करता हूं, जिसमें आप अपने कामयाब होकर मुख्तलिफ सर्विसेज का आगाज़ कर सकते हो, मुख्तलिफ महकमों में जा सकते हो और मुख्तलिफ अपने डिज़ायर ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। CSS, PCS, मिलिट्री, ISSB, पुलिस, FIA और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की जो जॉब्स हैं, जो सर्विस ओरिएंटेड आपके कोर्सेज होते हैं, जॉब्स होती हैं, उनके लिए मैं आपको गाइड करता हूं और आप मेरे चैनल से फ़ायदा उठाते हो। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो पी कैडेट जो है वो पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो कैडेट्स हैं, पुलिस के जो अफसरान हैं, जो महकमाना कोर्स होता है, महकमाना तौर पर जो आगे आते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उनको कहते हैं जी पी कैडेट ASI। तो पुलिस के जो कैडेट्स होते हैं, पुलिस की जो डिज़ायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो पुलिस की पाबंदियां हैं, जो पुलिस के मुतल्लिक उसकी हायरार्की है, उसने जो जो कवानीन वज़ा किए हैं, जो जो डिफ़ाइन किए हैं चीज़ें, जो जो रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के ऊपर जो आते हैं कंस्टेबलान और हेड कंस्टेबलान, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो आगे फर्दर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं, महकमा पुलिस के बंदे। तो उनको कहते हैं जी पी कैडेट ASI। कैसे होते हैं भर्ती जी, मुकम्मल तफसील अभी आपको बताता हूँ। पी कैडेट जी कम अज़ कम 3 साल सर्विस हो, 3.5 साल सर्विस हो किसी कांस्टेबल की, और वो हेड कांस्टेबल के किसी स्टेप में दाखिल हो चुका हो। हेड कांस्टेबल के वीवर्स 4 स्टेप होते हैं जी। उसमें सबसे पहले जो A लिस्ट में दर्ज हो जाते हैं कांस्टेबलान, उनको A लिस्ट के हेड कांस्टेबल कहा जाता है। उसके बाद जो B लिस्ट होती है इनकी, फिर C लिस्ट होती है, फिर उसके बाद D लिस्ट होती है जी। तो C लिस्ट तक के जो कांस्टेबल होते हैं वो लोअर स्कूल कोर्स करने जाते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, तो फिर जो वापस आते हैं तो D कोर्स में वो दर्ज हो जाते हैं D1 में। तो 1 फीती लग जाती है उनको, फिर C2 के वालदार बन जाते हैं, फिर C3 के वालदार हवलदार बन जाते हैं। तो इस तरह से वो हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, D में दर्ज हो जाते हैं, D लिस्ट में। इस तरह से वो लिस्टें कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये वो कांस्टेबलान होते हैं जो 3.5 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस हो जाती है महकमे में, वो कंफर्म हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं। उनमें जो क्राइटेरिया होता है वो सारे का सारा डिफाइन होता है। हेड कांस्टेबल भी इसमें आके हिस्सा ले सकते हैं। वो सारे के सारे, उनकी तालीम FA FSC बराबर उनके इक्वलेंट होनी चाहिए, उनकी सर्विस 3.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, उनको डिपार्टमेंटल परमिशन ले के अप्लाई करना चाहिए, डिपार्टमेंट परमिशन मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई इस तरह की उनके खिलाफ पेंडिंग ना हो, कोई इंक्वायरी, कोई इस तरह के क्रिमिनल केस में वो इन्वॉल्व ना हो। वो सारी की सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन की होती हैं। तो वो सारे के सारे कांस्टेबलान और हेड कांस्टेबल इसमें अप्लाई कर सकते हैं उन शराइत के ऊपर जो आ रहे होते हैं। उनकी एज इतनी हो, वो सारा कुछ डिफाइन है, दर्ज है, वो सारे के सारे पी कैडेट स्कीम में उसमें अप्लाई कर सकते हो और पुलिस में से ही रहते हुए फर्दर अपने आप को प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे आ सकते हैं। व्यूअर्स ये इम्तहान भी पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ही लेते हैं, PPSC वाले, और डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट साथ लगा होता है। ये कौन लोग बनते हैं जी? ये महकमा पुलिस के लोग ही बनते हैं। मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया कि कौन कौन बन सकते हैं, किस किस तरह से, क्या क्या क्राइटेरिया है। इसके बाद फिर आप पूछते हो जी इनकी तनख्वाह कितनी होती है, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं। तो व्यूअर्स इनकी तनख्वाह जो होती है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट आते हैं TASI उससे कुछ ज़्यादा होती है, बिकॉज ये महकमे में बहुत अरसा काम कर चुके होते हैं, महकमे में इनकी इंक्रीमेंट्स लग चुकी होती हैं, इस लिहाज से उनकी सर्विस चूँकि ज़्यादा हो चुकी होती है, तो सर्विस के लिहाज से, उनकी इंक्रीमेंट के लिहाज से उनकी तनख्वाह कुछ ज़्यादा हो सकती है। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार के करीब होती है, और जो TASI है उससे को 5-7 हज़ार ज़्यादा हो सकती है। सर्विस के एतबार से ऐसा होता है, जितनी सर्विस ज़्यादा होगी उतनी उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी। उसके बाद फिर आप पूछते हो कि इनके इख्तियारात क्या होते हैं, तो इनके वही इख्तियारात हैं जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर TASI के होते हैं या जो रेगुलर ASI के इख्तियारात होते हैं। उसी तरह से ये तफ्तीशें करते हैं, उसी तरह से ये IO के तौर पर काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मुलजमान को पकड़ना, मुलजमान के ऊपर FIR दर्ज करना, उन FIRs के अगेंस्ट रिकवरियाँ करना, बरामदियाँ करना, उसके बाद फिर उनको कोर्ट्स में पेश करना, उनको सजाएं दिलवाना और जुर्माने दिलवाना, और अफसरान को इन सारी सूरत हाल से आगाह करना। ये सारे के सारी वही जिम्मेदार इख्तियारात होते हैं।
उसके साथ साथ वही ड्यूटीज़ होती हैं और वही ड्यूटियां करते हैं जो बाकी रूटीन में एएसआई साहिबान कर रहे होते हैं। पी कैडेट स्कीम के तहत जो आने वाले एएसआई हैं वो भी इक्वलेंट और सेम होते हैं TASI और रेगुलर ASI के, और उसी तरह से इख्तियारात और मराहत हासिल होती हैं जितनी उनको हासिल होती हैं। ड्यूटी क्या करते हैं और उनकी पावर कितनी होती है, ये भी सवाल आप करते हो जी। उनकी वही ड्यूटीज़ हैं, सेम ड्यूटीज़ और सेम पावर्स इख्तियारात हैं जी। उसी तरह से ये लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ भी करते हैं, सिचुएशन के मुताबिक ये हर किस्म की ड्यूटी करते हैं। उसके बाद फिर पब्लिक में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंसदादी कार्रवाइयाँ भी करते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स। उसके साथ साथ सर्च ऑपरेशंस, उसके साथ साथ गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं मुख्तलिफ। यानी इन्होंने मुआशरे में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को प्रोटेक्शन भी देनी होती है, और जो गुंडागर्द बदमाश और गंदे किस्म के अनासर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होती है, उनकी सरकोबी करनी होती है और उनको कानून के कटहरे में खड़ा करके सज़ा दिलवानी होती है। इसी तरह से ये सारे के सारे पुलिस अफसरान काम कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है पी कैडेट ASI वो पहला रैंक होता है जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर होते हैं, फिर इंस्पेक्टर होते हैं, फिर DSP साहबान होते हैं। इसी तरह से ये हायरार्की चलती रहती है। ये सारे के सारे IOs होते हैं जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और उनको सेम इख्तियारात हासिल होते हैं जो बाकी ASI साहबान को हासिल होते हैं। उसके बाद फिर आपका सवाल आ जाता है जी बाकी महकमों में भी ये जा सकते हैं? तो बिल्कुल जी जा सकते हैं, अगर इनकी एज उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है जो बाकी महकमे रिक्वायर करते हैं या किसी और सीट के अगेंस्ट वो रिक्वायर करते हैं। अगर उसकी एज, उसकी तालीम, उसका क्राइटेरिया उसके मुताबिक सेम है तो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट साथ अटैच करके ये बाकी महकमों में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और उन्हें कोई बहाम नहीं है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये वहाँ पर नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं जी, हर महकमे में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट परमिशन साथ लेके, अपने अफसरान से इजाज़त लेके जा सकते हैं, महकमों में काम कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उसके क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हों तब, अदरवाइज़ फिर वो महकमा पुलिस में ही काम कर रहे होंगे। उसके बाद फिर आप सवाल करते हो कि सर इनकी सर्विस का क्या बनता है। तो बेटा वो जो सर्विस होती है गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे, वो सारी की सारी महकमे में काउंट हो जाती है। यानी उस महकमे में जाके भी यही सारी की सारी सर्विस पिछले वाली काउंट हो जाती है, यानी वो सीनियर हो जाते हैं बाकियों से। तो उसी हिसाब से उनकी पे भी ज़्यादा हो जाती है और उनके इख्तियारात ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती हैं, वो भी ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से चूँकि वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही होते हैं और डिपार्टमेंट परमिशन लेके आए होते हैं, तो वही सर्विस वहाँ पे भी काउंट हो जाती है। फिर आप सवाल करते हो जी ये क्या सर ये अपनी तालीम आगे जारी रख सकते हैं? तो बिल्कुल जी जारी रख सकते हैं जी, ये तालीम अपनी आगे, और इसमें कोई पाबंदी भाम नहीं है। हर किस्म की तालीम ले सकते हैं, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट साथ लगा के, NOC साथ लेके, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आगे अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन भिजवा सकते हैं। और जब इनकी रोल नंबर स्लिप्स आती हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स की, तो उन एग्ज़ाम्स में ये अपीयर होते हैं आफ्टर गेटिंग एप्लीकेशन ऑफ लीव। तो लीव लेके ये उसमें फिर आ जाते हैं और जाके इम्तहान देते हैं, और हर इम्तहान देने की उनको परमिशन मिल जाती है। तो इस तरह से ये अपनी तालीम भी साथ साथ जारी रख सकते हैं और आगे फर्दर मूवमेंट कर सकते हैं। तालीम आगे जारी रखने में कोई भाम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। डिपार्टमेंट ऐसी कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता कि आप तालीम हासिल नहीं कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते हो, आपने प्राइवेट तौर पे ही तैयारी करके पढ़ना होता है, और जब एग्ज़ाम आता है तब आपने एग्ज़ाम देना होता है। फिर आपकी ड्यूटीज़ कुछ इस तरह की लगा दी जाती हैं ऑफिस में या इधर उधर के, वहाँ पे आप बैठ के आसानी के साथ पढ़ सकते हो। यानी आपको ड्यूटी में थोड़ी नरमी दे दी जाती है, पढ़ने में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। फिर आपका सवाल आ जाता है जी इसकी आगे तरक्की होती है अगले रैंक में, और फिर उसके बाद आप सवाल करते हो कि कब तरक्की होती है सर, कितना अरसा लग जाता है तरक्की होने में? तो उत्तर बिल्कुल जी तरक्की होती है। अगले रैंक में जाते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, DSP बनते हैं। तो उसमें यही है कि डिपार्टमेंटल जो क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंटल जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक इनकी प्रमोशन होती है। इसमें सीटों का हिसाब होता है और इसमें आपकी सर्विस का हिसाब होता है। फिर आपके कोर्सेज पे डिपेंड करता है कि वेकेंट सीटें अवेलेबल हैं, आगे प्रमोट किया जा सकता है। प्रमोशन बोर्ड बनते हैं, DPC बैठती है, तो उस DPC में आपका रिकमेंड हो जाता है नाम, आपके सर्विस रोल में आपके नाम अमल में कोई सज़ा नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, आपकी ACRs मुकम्मल हैं। तमाम चीज़ें मुकम्मल होने पर, क्राइटेरिया पूरा होने पर आपको फर्दर अगले रैंक में तरक्की दे दी जाती है, प्रमोशन दे दी जाती है। तो इनकी प्रमोशंस भी उसी तरह से होती हैं जिस तरह से बाकी अफसरान की होती हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।